प्रतियोगी का संबोधन चल रहा है। देश ने पहला पदक इस टोक्यो ओलंपिक में जीता है। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम की आहट के साथ भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन में जो निखार देखने को मिला है, पूरे देश की भावनाएं, अगर 136 करोड़ की आबादी की भावनाएं अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसे जुड़ेंगी तो अधिक से अधिक पदक हम लोग ले आने में सफलता प्राप्त अवश्य भारत को होगी। और भाइयों बहनों, ये भावनाएं हर खिलाड़ी के प्रति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता, देश के लिए खेलता है। अगर वह किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का में भागीदार है तो देश का नाम वहां पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। एक खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय किसी प्रतियोगिता में भागीदार बन रहा है तो अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व वहां पर करता है। अगर प्रदेश स्तरीय किसी प्रतियोगिता में भागीदार है तो अपने क्षेत्र जनपद की सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, बिना किसी परवाह के बगैर अपने प्रदर्शन पर फोकस करता है। आज आपने भारतीय टीम के खेल का प्रदर्शन देखा होगा, कितना जोरदार खेल था भारतीय महिला हॉकी टीम का। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सब की ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ये तय है कि अब तक का जो प्रदर्शन है, हमारे कई खिलाड़ियों ने, कई टीमों ने अपना पदक पक्का कर लिया है। उनकी खेल के प्रति रुचि ने इस महामारी को धता बताते हुए उन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर किया है, कर रहे हैं, वह निश्चित ही भारत की पदक की तालिका को और भी ज्यादा बढ़ाने का कार्य करेगा। हम सब जानते हैं खेल के गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर खेलो इंडिया खेलो के एक अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर गांव में खेल का मैदान हो। प्रयास होना चाहिए कि अधिकतर गांवों में हम लोग ओपन जिम का निर्माण भी कर सकें, खेल की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का गठन करते हुए उन्हें खेल किट भी उपलब्ध करा सकें। स्पोर्ट्स किट की जो उन लोगों को उपलब्धता कराई गई है पिछले 3-4 वर्षों के दौरान, इससे गांव-गांव में एक नई अभिरुचि जागरूक हुई, उसमें देखने जागरूकता उसके लिए मिली है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस ग्राम पंचायत में यह ओपन जिम का निर्माण भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा युवा, जिसके पास अनेक संभावनाओं से वो भरपूर है, अगर उसे इस प्रकार की गतिविधियों में भाग करने का अवसर मिलेगा तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्योंकि खिलाड़ी अपने आप में अनुशासित होता है, व्यक्ति का जीवन अगर अनुशासित नहीं है तो वह समय समय पर अपने पथ से भटकने के अनेक संभावनाएं उसके सामने रहती हैं। और इसलिए आवश्यक है कि अनुशासित होकर के अपने कार्य के प्रति अपना ध्यान पूरा फोकस करे तो उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। खेल कूद की गतिविधियों को ही ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने यह भी किया है, प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। मैं देख रहा था अभी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उनके छात्रावास में खेलकूद विभाग के द्वारा जो छात्रावास संचालित होते हैं, जो बच्चे वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने का एक नया उत्साह मिलेगा। प्रदेश के 10 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है कि प्रदेश का जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा, प्रदेश सरकार 6 करोड़ की राशि उससे राज्य सरकार की ओर से अलग से उपलब्ध कराएगी।
रजत पदक पर 4 करोड़ की राशि और कांस्य पदक पर 2 करोड़ की राशि राज्य सरकार उन्हें प्रदान करेगी। हर एक स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार के प्रयास हैं। हम सबकी भावनाएं अपने देश के उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो टोक्यो ओलंपिक में भागीदार बन रहे हैं या भागीदार बनने वाले हैं, उन सब के प्रति वे देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा पदक प्राप्त करें और भारत को दुनिया के सामने खेलों के क्षेत्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के रूप आगे बढ़ाने का कार्य के साथ मैं युवा मोर्चा की उत्तर प्रदेश टीम को हृदय से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं। अभी कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए हम अभी मास्क लगाने की आदत से अपने को दूर न करें, क्योंकि बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। हमारी लापरवाही न केवल हमारे लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए अनिवार्य रूप से भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना, मास्क लगाना और उन सभी नियमों का पालन करना जो कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए शासन ने निर्धारित किए हैं, हम सब उसका पालन करेंगे। इस विश्वास के साथ भारत के गए हुए सभी खिलाड़ियों के प्रति मैं हृदय से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। तो सुना आपने, बहुत बड़ी घोषणा भी की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहना है कि अगर ओलंपिक में कोई खिलाड़ी गोल्ड ले आता है तो 6 करोड़ की राशि होगी प्रोत्साहन, और सिल्वर लाने पे 4 और कांस्य लाने पर 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और अंत में उन्होंने ये भी कंक्लूड किया अपने इस पूरे संबोधन में कि कोरोना से बचकर रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अनुशासन कितना जरूरी है उसके मायने बताए। खिलाड़ियों के लिए खास प्रोग्राम था, ये संबोधन उन खिलाड़ियों के लिए था जो कि अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उनको किस तरीके से मदद की जा सकती है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ मिलना चाहिए, ये तमाम चीजें सीएम योगी बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ की। हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी वाला रजिस्टर्ड खत आने के बाद हड़कंप मचा है। हनुमान मंदिर के ऑफिस में जब लोगों ने ये खत पढ़ा तो उनके होश फाख्ता हो गए, जिसके बारे में अलीगंज पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस भी फौरन एक्शन में आ गई। मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, साथ ही सीसीटीवी के जरिए मंदिर की निगरानी की जा रही है। मंदिर के कर्मचारियों ने बताया कि धमकी वाले खत पर जोगिंदर सिंह का नाम दर्ज है। खदरा थाना हुसैनगंज का पता दिया गया है। खत में धमकी दी गई है कि अगर 15 अगस्त को जेल में बंद मुजाहिदों को नहीं छोड़ा गया तो लखनऊ के हर बड़े मंदिर और आरएसएस के दफ्तर को निशाना बनाया जाएगा। ये धमकी भी दी गई है कि 10 ऐसे नेताओं पर आतंकवादियों की खास नजर है जो मुस्लिमों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। खत में इन नेताओं का गला रेत कर इन्हें आग में झोंकने का भी जिक्र किया गया है। खत में धमकी दी गई है, हिंदू औरतों को निशाना बनाया जाएगा। यह भी लिखा गया है कि ऐसा कहर बरपाया जाएगा कि जिससे हर किसी की रूह कांप उठेगी। वहीं इस खत का कनेक्शन उन संदिग्धों से जुड़ा हुआ लग रहा है जिन्हें हाल ही में एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये लोग 15 अगस्त को ही ब्लास्ट की साजिश भी रच रहे थे। वहीं इस खत को देखते हुए पुलिस ने टीमें बढ़ा दी हैं, सुरक्षा को और चुस्त दुरुस्त कर दिया है। जो मुझे सूचना मिली है कि कुछ प्रमुख मंदिरों पर यदि रजिस्टर्ड नाम प्राप्त हुआ है और उसमें पुलिस की टीमें लगी हैं, सारे बिंदुओं की छानबीन की जा रही है, सत्यता की जानकारी की जा रही है। सामान्यतः श्रावण मास चल रहा है, अतिरिक्त सतर्कता व्यवस्था वैसे भी मंदिरों पर रखी जाती है, सामान्य दिनों में भी रखते हैं। इस संदर्भ में पूर्ण सतर्कता रखी जा रही है और जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके संदर्भ में गहनता से जाँच की जा रही है, कई टीमें लगी हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और क्या कुछ चल रहा है चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव बताइए, अब अभी तक किस तरीके की अपडेट आ चुकी है, जरा दर्शकों को बताइए।
देखिए, ये राजधानी लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो अलीगंज हनुमान मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। वहीं एक खत भेजा जाता है जिसमें साफ तौर पर लिखा रहता है कि हम इसको बम से उड़ा देंगे पूरे मंदिर को। और जो खत जहाँ से भेजा जाता है वो त्रिवेणी नगर का एक डाकघर है यही लखनऊ में, वहीं से भेजा जाता है। उसमें जोगेश सिंह का नाम लिखा रहता है और ये लिखा जाता है कि जिसने चिट्ठी लिखी है वो जिहाद का समर्थक है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया लखनऊ से, उनको 14 अगस्त तक अगर रिहा नहीं किया गया, जो मुजाहिद है, तो फिर वो ब्लास्ट करेंगे। पुलिस को अपनी प्रारंभिक इंक्वायरी जो की है उसमें कहीं ना कहीं ये किसी की शरारत ज्यादा नजर आती है। बशर्ते की धमकी के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो, उससे ज्यादा ये नजर आ रहा है कि शायद किसी ने शरारत की है। हालांकि लगातार अब इंक्वायरी पुलिस कर रही है, जिसके नाम से आया है, जिस डाकघर से आया है, वहाँ आसपास का जो सीसीटीवी है उसको भी खंगाला जा रहा है ताकि कौन लोग आए थे, किसने उस पत्र को वहाँ से रजिस्टर किया, किसने उसे पोस्ट किया है, इन सारी चीजों को पुलिस देख रही है। लेकिन वाकई अगर इस तरह से धमकी भरा पत्र भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मंदिर को उड़ा देंगे, तो जो मंदिर के लोग हैं, जो वहाँ पर पुजारी हैं, जो वहाँ पर और सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे वहाँ पर महंत भी रहते हैं, क्योंकि काफी पुराना मंदिर है। बिल्कुल अनुभव, और अगर ये किसी शरारती तत्व की हरकत है तो भी ये बेहद जरूरी है ऐसे लोगों की निशानदेही, कि इतना आसान नहीं है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप एक खत लिखिए और इतनी बड़ी संस्था को हिलाने की कोशिश कीजिए और ऐसी ऐसी बातें लिखिए। देखते हैं अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। आपका शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के बड़कोट की है। आराकोट बांगड़ क्षेत्र में नदी नालों की स्थिति देखिए जरा आप। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उन्नाव की है। यहां की हालत भी देखिए। सरोसी ब्लॉक क्षेत्र में भदनी ड्रेन ओवरफ्लो हो गया, पानी सड़कों पर लबालब भर गया और तेज रफ्तार से पानी को बहता देखिए, और इसी बीच लोग भी इन रास्तों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर बिजनौर की है। गंगा तेजी से कटान कर रही है, खेतों में पानी समा चुका है। चौथी तस्वीर है शामली की, जहां कैराना क्षेत्र के गांव बसेड़ा में बारिश का पानी खेतों में जा भरा है, सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। और कुल मिलाकर ये तस्वीरें बयां करती हैं कि बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है, लोगों की जिंदगी उससे तेजी से दुश्वार होती जा रही है। उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, सब तस्वीरें आपके सामने। इसी क्रम में अगर उन्नाव के भदनी ड्रेन की आप बात करते हैं तो ये ओवरफ्लो हो गया। इस वजह से तेज बहाव के साथ पुलिया बह गया, उसका सारा पानी सड़कों से लेकर खेत तक जा घुसा। और देखिए क्या स्थिति है आपके सामने है। अब यही रास्ता है जिससे लोगों को आना जाना होता है, लेकिन ओवरफ्लो की वजह से पुलिया बह गया और उसके बाद लोग इस रास्ते को इस तरीके से पार कर रहे हैं। जोखिम है। वहीं उत्तराखंड के बड़कोट में बरसात ने आपदाओं के साथ साथ कई पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया है। ऐसी ही तस्वीरें आपदा में प्रभावित हुए सीमांत तहसील मोरी के बंगाड़ क्षेत्र से सामने आई, जहां दुचाड़ू और किराड़ू गांव के लोग आज भी उफनाते नाले को पैदल यूं ही पार करने को मजबूर हैं। दरअसल 2019 में आराकोट बांगड़ क्षेत्र में आई भीषण जल प्रलय के बाद सड़कों से लेकर पुल तक नदी के बहाव में बह चुका है, जो आज तक नहीं बन पाया। मजबूरी में जान जोखिम में डालकर ये ग्रामीण डंडों के सहारे किसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस उफनाते नाले को यूं ही पार कर रहे हैं, जो कभी भी किसी वक्त भी किसी अनहोनी को दावत दे सकता है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जरा सा पैर फिसला संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उधर पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण तमाम नदियां उफान पर हैं। बिजनौर की 2 तस्वीरें आपके सामने होंगी। पहली तस्वीर जहां गंगा तेजी से कटान कर रही है। नदी की तेज धार में खेतों का किनारा नदी में समाता जा रहा है, किसान मायूस हैं। दूसरी तस्वीर बिजनौर के चांदपुर दतियाना मेरठ मार्ग की है। सड़क और खेत की हालत देखिए, जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने सड़क पर बैरियर लगाकर आवाजाही रोक दी है और देखिए किस तरीके से लोगों को बीच में रुकना पड़ रहा है या फिर रास्ते को पार करना पड़ रहा है। रायबरेली में भी बारिश और बाढ़ का कहर देखा जा सकता है। यहां पानी का निकास नहीं होने से तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। पूरे गांव में हर तरफ पानी ही पानी है।
ये लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। तस्वीरें सनेनी थाना क्षेत्र के रालपुर गांव की हैं। घरों में पानी घुसने से खाने पीने की चीजें बर्बाद हो रही हैं और जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है जरा समझिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी। छोटे शहरों की कौन कहे, बड़े शहरों में भी बारिश या थोड़ी सी बारिश प्रशासन के पोल खोलने के लिए काफी है। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर देखिए आप। डीएम दफ्तर की हालत है ये। बारिश के चलते मानो ये तालाब में तब्दील हो गया। पानी पानी होने वाले डीएम दफ्तर की आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ आने वाले लोगों को एक तो समस्या के साथ आते हैं और भी समस्या इस जलभराव की है। अफसरों की गाड़ियां भी डूब जाती हैं यहाँ। आप हाईटेक सिटी के डीएम दफ्तर का ये हाल देख रहे हैं। प्राधिकरण को शायद ये तस्वीरें नजर नहीं आती या फिर नजर आने के बाद भी आंखें मूंद ली जाती है क्योंकि देखिए हाईटेक सिटी का ये दफ्तर है। लोग जूते चप्पल के साथ नहीं आ सकते। समुद्रनगर हाईटेक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर हाईटेक सिटी का हाल बद से बदतर है। जो प्राधिकरण और प्रशासन की यहाँ पर एक हल्की सी बरसात ने पोल खोल दी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जो लोग हैं वो जो है पानी में ही होकर गुजर रहे हैं और सभी गाड़ियाँ, जो अधिकारियों की सभी गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में जो है डूब गई हैं। पूरा दफ्तर जो है जिलाधिकारी का पानी में जो यहाँ पर जो है डूब गया है। जो प्राधिकरण की जो पोल है वो यहाँ पर जो है खुलकर सामने आ रही है। जिस तरह से जो प्राधिकरण प्रशासन लाख वादे करता है कि हम लोग जो है पानी निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन वो सारे वादे यहाँ पर प्राधिकरण और प्रशासन के खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। केटोड़ा से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। और आगरा में बारिश ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों की पोल खोल दी है। ताजमहल तक ले जाने वाली सड़क की बात कर लीजिए। बारिश के चलते गड्ढों में बदल गई है। सड़क का निर्माण कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन कहां से यकीन करेंगे आप। देखिए हालत इसकी। जहां नजर जाती है सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं और वो भी हालत तब है जब अब से कुछ ही दिन पहले इस सड़क को बनाकर तैयार किया गया है। 2022 चुनाव के मद्देनजर बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन जारी है। मथुरा के गोवर्धन में आज से प्रबुद्ध वर्ग संवाद का कार्यक्रम दूसरे चरण का शुरू हुआ, जिसके जरिए ब्रज क्षेत्र में ब्राह्मण वोट बैंक पर बसपा की नजर है। यहां पहुंचे बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जाकर पूजा की और कहा कि सरकार से ब्राह्मण निराश हैं और उनका उत्पीड़न हो रहा है। याद करिए कि 2002 में ब्राह्मण समाज के सिर्फ 5 और 6 एमएलए 403 की विधानसभा में सिर्फ 5 या 6 एमएलए रह गए थे। पूरी ताकत लगा ली थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय भी सरकार में थी। उन्होंने ही शुरू किया था ये और करने के बाद पूरी क्षमता के साथ में अपने उन्होंने जितने भी उनके बड़े बड़े विद्वान वकील थे सबको खड़ा कर लिया था, लेकिन बहन मायावती जी के ऊपर वो हाथ नहीं उठा पाए। कहीं से भी एक मामले में भी उनको नहीं घेर पाए और हर मामला चूंकि सब झूठा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोगों को जीत मिली इन मामलों में।